अच्छा बेटा, एक तो बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने भेजे थे कि वो सॉल्व नहीं हुए हैं, तो आज पहले उनको सॉल्व करेंगे। और उन क्वेश्चन से पहले एक बार एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और करेंगे, ठीक है? और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, पहली बात, एक वन लाइनर क्वेश्चन था, मेलिसा आपने पूछा था। यस सर। हाँ, एक बार रिपीट करोगे बेटा क्वेश्चन, जिससे कि सब लोग सुन लें। यस सर। हाँ बोलो। The EMF of a cell is always greater than its terminal voltage. Why? Give reason. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन बेटा ये था, ये डाउट है इस बच्चे का कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज, व्हाई? अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, राघव कुछ बोल रहे थे? राघव आवाज नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलो। सर वही बोल रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस। मुझे लगा आप हमसे पूछ रहे हो क्वेश्चन। नहीं, हाँ उन बेटा बच्चे का क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कर रहे हैं पहले। तो मेलिसा, आपको याद हो हमने एक एक्सप्रेशन करा था जहां पर हमने कहा था ईएमएफ माइनस वी यानी टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना? Yes sir. दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वजह से बेटा देयर इज अ ड्रॉप विद इन द सेल इटसेल्फ, ठीक है? एंड ड्यू टू दैट स्मॉल ड्रॉप the terminal potential becomes lesser than the EMF of the cell. अब ये एक पर्टिकुलर रीजन था, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा होता है। अब मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, ये मैंने तब भी बताया था, अभी फिर से पूछ रहा हूं, ठीक है? इसका जवाब अब आप लोग ही दोगे। इन विच कंडीशन द टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द सेल? ये भी पूछ सकते हैं आपसे वाइवा में कि ये तो बेटा होता है कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल, लेकिन ऐसा कब होगा जब टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा हो जाए ईएमएफ से? जब सेल ओपन होगा। कब? जब सेल ओपन होगा। जब सेल ओपन सेल में, जब ओपन सर्किट में होगा सेल, तो वो तो उसका ईएमएफ ही होगा ना बेटा। अच्छा इक्वल हो जाएगा। सो जब बैटरी चार्ज हो रही हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जब बैटरी चार्ज हो रही हो, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, at the time of charging, this condition is valid only at the time of charging. शाबाश। तो अभी क्लियर है? ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। Yes sir. ठीक है। यस सर। अब वापस आ जाते हैं कि वो असाइनमेंट के गैल्वेनोमीटर और एमीटर वाले कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे, सबने अब अपने डाउट्स भेजे, तो आज हम उन डाउट्स को एक बारी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, डाउट्स का डिस्कशन करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करा था, यानी जब हमने गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट शुरू करा था, तब हमने सबसे पहले बेटा टॉर्क कैलकुलेट करा था। दिस वाज द टॉर्क NIAB, दिस वाज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, है ना? और इसी टॉर्क को काउंटर कर रहा था K थीटा, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क। और जब हमने दोनों को आपस में कंपेयर किया तो वी हैव अ रिलेशन NIAB इज इक्वल टू K थीटा। अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू विल बी इक्वल टू K अपॉन NAB into theta. Now look at this particular relation, K upon NAB. This particular relation is fairly constant, क्योंकि once the coil is in between the two magnets, और
और आप ये भी कह सकते हैं once the coil is the part of the galvanometer, you cannot change its area, you cannot change its number of turns. Let's say B also remains constant and the spring with which it is suspended, और जो स्प्रिंग वहां पर उसको टॉर्क लगा रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगा रहा है, that spring is also constant. उसका जो कांस्टेंट है K, वो भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है बेटा, तो इन दैट केस ये कंप्लीट एक कांस्टेंट रहेगा और इसको हम लोग लिखते हैं I is equals to G theta, ठीक है, where G is called galvanometer constant, और this is also termed as, एक नया नाम हम लोग इसको देते हैं, और याद रखेंगे आप सब लोग इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये जानना कि G का मतलब क्या है। यहाँ पर इस G का मतलब है, this is also termed as current reduction factor. This is also called current reduction factor, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अगर मैंने कहा कि ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये उसका स्केल है, इनफैक्ट ये 0, और ये जो नीडल है ये यहाँ पर कुछ अटैच्ड है, ठीक है, ये इसका फिक्स पॉइंट है। लेट्स से कि आपने कुछ करंट पास कराया और नीडल यहाँ पहुंच गई, तो उसने ये जो एंगल थीटा कवर करा, दिस थीटा इज दिस डिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है, दिस थीटा इज दिस डिफ्लेक्टिंग एंगल। अब जनरली जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, गैल्वेनोमीटर्स मे बी यूज्ड विद अ लीनियर स्केल। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर को लीनियर स्केल के साथ यूज करें, तो अब आप सोचो कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर दूं, तो जितनी भी वैल्यू ये मुझे यहां पर दे रहा है, दैट वैल्यू फेयरली रिमेन्स द सेम। और सबसे बड़ी बात कि इस कर्व, ये कर्व के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क उस करंट की वैल्यू में आएगा नहीं, और क्योंकि करंट की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो मैं इस परपेंडिकुलर को भी यहां पर कंसिडर कर सकता हूं। तो आप इस करंट के फॉर्मूला को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यू कैन ऑल्सो राइट इट एज I is directly proportional to tangent of this theta, ठीक है, ठीक है बेटा, Yes. Yes, sir. समझ आ गया. ठीक है। आप इसको I is directly proportional to tan theta भी यूज कर सकते हो। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स में से मैंने जब देखा, तो उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम मुझे ऐसी लगी जिसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बताए जाने की जरूरत थी। दैट इज वाई हमने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिस्कस करा, और हम वो क्वेश्चन भी सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक काम करें, अपने असाइनमेंट को खोलें और उसमें से सबसे पहले निकालें क्वेश्चन नंबर 138। खोल लिया? क्वेश्चन नंबर 138 सामने है बेटा। सर किसमें? बेटा जो मैंने असाइनमेंट भेजा था गैल्वेनोमीटर वाला, और राघव तुम्हें नहीं भेजा क्या मैंने? नहीं सर, मेरे को नहीं भेजा। चलो अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। बाकी सबके पास है? सर एक बार ग्रुप में वापस भेज दो. ग्रुप में वापस भेज दूं? तो मुझे एक बार बाहर निकलना पड़ेगा इससे। एक मिनट वेट करो। Yes, sir.
मिल गया? यस सर आ गया। हाँ सर आ गया, थैंक यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 138 देखें ध्यान से। चलो, कहता है a battery is connected with a galvanometer and a resistance in series। ठीक है, सबसे पहले सर्किट बनाओ। a battery is connected with a galvanometer and a resistance in series। ये रही एक बैटरी, ये है आपकी फिगर। यार आज हो क्या रहा है? ठीक है, the galvanometer gives a deflection of 60 degrees। तो गैल्वेनोमीटर ने जो डिफ्लेक्शन दी वो कितने की दी? 60 डिग्री की। अब मुझे एक बात बताओ, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कितना करंट जाएगा ये कैसे पता चलेगा? तो अगर इसका ईएमएफ E, ये रेजिस्टेंस R, तो बेटा आपके पास जो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर होगा IG, दैट विल बी इक्वल टू E अपॉन G प्लस R होना चाहिए। यस सर, यस सर। यस सर। एक मिनट, ठीक है। So this will be IG is equals to E upon G by R। ये एक रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे। यार आज ये ना ट्राइपॉड इज डिस्टर्बिंग, फिर से निकल रहा है बाहर। एक मिनट वेट करो बेटा। ओके बेटा, अब क्लियर है? Yes. ओके, तो मैं ये कह रहा था कि IG is equals to E upon G by R, ओ G plus R। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर करंट होगा। लेकिन अभी हमने एक कॉन्सेप्ट करा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा भी होता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि I is direct is equal to G times of theta, या फिर I is equals to G times of tan theta। तो इसका मतलब E upon G plus R is equals to G times of tan 60 degree।
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। अगर हम ये कहें सेकंड इक्वेशन में उसने ये कहा, इफ अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 30 डिग्रीज। यानी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, या कहने का मतलब जो भी कुछ हमारा फॉर्मूला हमें दे रखा है, उसने ये कहा, if the resistance is connected in parallel with the galvanometer, the deflection is reduced to 30 degrees if the resistance placed in parallel is 1/9 of the galvanometer resistance। यानी इसी के अंदर मैं यहां पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं, और वो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस हो वो 1/9 ऑफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो इसी सिचुएशन में ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाई, इसकी वैल्यू है 1/9 ऑफ G। ये तो G है ही हमारे पास, और यहाँ एक सीरीज में रेजिस्टेंस R लगा ही हुआ था, और ये हमारी थी बैटरी ऑफ EMF E। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये वाली नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बेटा ये वाली नेट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसकी रेजिस्टेंस G, इसकी 1/9 ऑफ G, तो 1/R डैश विल बी इक्वल टू 1/G प्लस 1 अपॉन G/9। तो 9 ऊपर आ गया, दिस विल बी 10/G। तो ये हो जाएगा R डैश इज इक्वल्स टू G/10, है ना। Yes, sir. अब आप इस G/10 को ऐसा कर सकते हो कि IG will be equal to in this case E upon R plus G/10 लिख सकते हैं। Yes, sir. So this will be equal to G times of tan 30 डिग्री। अच्छा एक काम करो, यहाँ इसको G मत लो, इसको K ले लो, क्योंकि G तो आपने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस लिया था, अदरवाइज यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. तो इसको G के बजाय K ले लो। ठीक है, ये लो। तो अब आपकी दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा? E अपॉन G प्लस R अपॉन E बाय G/10 प्लस R will be equal to tan 60 degrees by tan 30 degrees। E से E कैंसिल आउट हो गया, tan 60 tan 30 की वैल्यू आपको पता ही है, तो रेशो ऑफ R/G यहां से कैलकुलेट करना था, हो जाएगा। Yes, sir. हो जाएगा। Yes, sir. देखो tan 60 √3, दिस विल बी 1/√3, तो ये तो आ गया 3/1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा G/10 प्लस R अपॉन G प्लस R इज इक्वल टू 3/1। इसको सॉल्व करेंगे तो G प्लस 10R अपॉन 10 टाइम्स ऑफ G प्लस R इज इक्वल टू 3/1। अब आपको R/G निकालना था या G/R निकालना था, वो यहां से सॉल्व कर लो। ठीक है, Yes, sir. so this is how question number 138 can be solved। और कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, और वो कॉन्सेप्ट था कि आई यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं हम लोग? tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं। ठीक है, Yes. अच्छा वैसे हमने यहाँ tan रेशियोज ले ली हैं,
ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा के, बट जनरली टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में टैन रेशियोज ली जाती हैं. नाउ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज नॉट इन योर कोर्स. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो कि पूछा था आप लोगों ने, वो था आई थिंक शायद 148, जो कि 2-3 लोगों ने पूछा. क्वेश्चन नंबर 148. एक बार जिन लोगों को असाइनमेंट पहले नहीं था जिनके पास, या जिन्होंने नहीं पढ़ा, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 148 को गो थ्रू करें, एक बार रीड करें, फिर उसको स्टार्ट करते हैं. इसको यहां से रब कर दूं, Yes, और यू वांट टू राइट इट? बोलो बेटा. यस सर. रब कर दूं? यस सर. यस सर. चलो, क्वेश्चन नंबर 148. A moving coil galvanometer having a resistance of 20 ohms. A moving coil galvanometer की G की वैल्यू दे रखी है 20 ohms. ठीक है. Gives a full scale deflection with a current of 20 milliamperes. यानी IG आपको दिया हुआ है 20 milliamperes. याद रखा करो इस तरह के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में, जहां पर वो कहे gives a full scale deflection. What gives the full scale deflection? Galvanometer gives the full scale deflection. It means this is the maximum current जो कि galvanometer रीड कर रहा है. तो ये उसका करंट था IG. ठीक है. Yes, sir. Explain how would you make the instrument function as an emitter reading up to 5 amperes. अब देखो, एक एमीटर बनाना है आपने, और इस एमीटर की जो रेंज होनी चाहिए वो मैक्सिमम रेंज 5 एम्पियर होनी चाहिए. उसने बोला रीडिंग अप टू 5 एम्पियर. आपको एक एमीटर बनाना है जो कि 5 एम्पियर तक रीड करे. ठीक है. तो यानी I की वैल्यू यहां पर आपको दे रखी है 5 एम्पियर्स. उसने कहा हाउ वुड यू मेक द अरेंजमेंट फंक्शन, यानी कि आप इस अरेंजमेंट को फंक्शन कैसे करोगे कि वो एक 5 एम्पियर करंट का एमिटर बन जाए. तो सिंपल सा केस है बेटा, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर हम एक रेजिस्टेंस लगा दें जो कि हमारा शंट हो, तो ये एमिटर बन जाएगा. Yes, sir. पैरेलल में शंट लगाने से ये अरेंजमेंट कैसे काम करेगी? एक एमिटर की तरह से काम करेगी. अब द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ शंट डिसाइड्स कि उसकी रेंज क्या होगी. अब रेंज हमें पता है, हम एस निकाल लेंगे. हो गया क्वेश्चन. एस इज इक्वल टू IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG. एस निकालना है बेटा. IG दे रखा आपको 20 मिली एम्पियर, 20 इंटू 10 टू द पावर -3. G की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, I आपको 5 दिया हुआ है. दिस इज अगेन 20 into 10 to the power -3, यानी 20 upon 1000. इसको सॉल्व करा तो दिस विल बी 400 into 10 to the power -3 upon 5 minus 1 by 5, 1 by 20. ठीक है. 20 क्या 50 होगा बेटा. 2 by 100 50. हाँ सर. ठीक है. Excuse me, sir. Yes. बोलो, कौन बोल रहा था? Sir, मैंने क्वेश्चन जैसे ये पैरेलल में है, ये सीरीज में है, तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगी. हाँ, ये पैरेलल में है बेटा. वोल्टेज सेम रहेगी. हाँ. तो हम ऊपर वाले G और IG से वोल्टेज निकाल के उसको फॉर्मूला में नहीं डाल सकते, वोल्टेज वाले इसमें, वोल्ट मीटर वाले में. आप इसको ऐसे करना चाह रहे हो. यहाँ पर आपने कहा IS into S is equal to IG into G, है ना? यस सर.
हाँ ऐसे करा, देन अब सर जैसे वो आ में जी की वैल्यू 20 ओम्स दे रखी है और आई की वैल्यू 20 मिली एम्पियर दे रखी है, तो हम हाँ, उससे बी की वैल्यू निकालेंगे। वो जो आई की वैल्यू है बेटा वो ये दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका टोटल आई है, ये आई एस हो जाएगा। अब आप यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, आपकी वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी की वैल्यू, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास शंट की वैल्यू भी तो होनी चाहिए, शंट करंट तो है ही नहीं ना आपके पास। यस सर। शंट के लिए ना तो आपके पास एक्स की वैल्यू है ना आई एस की वैल्यू है, इसीलिए हमने इस आई एस को आई माइनस आई जी में कन्वर्ट करा। कैसे करा, ये अगर आपका आई जी था तो आई टोटल किस में डिवाइड हो जाता बेटा, आई जी प्लस आई एस में ना। यस सर। तो मैंने यहां से आई एस की वैल्यू निकाल दी, ये देखो आई माइनस आई जी। आप ये कहना चाह रहे थे कि सर मैं क्यों ना आई जी इंटू जी जो कि वोल्टेज होता है, तो मैं आई जी की वैल्यू रख दूं 20 मिली एम्पियर, जी की वैल्यू रख दूं 20, तो मेरे पास वोल्टेज आ गई, ठीक है, यानी वी आ गया, वी आ गया मेरे पास 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि 0.4 वोल्ट्स। यही कहना चाह रहे हो। यस सर। अब आप ये चाह रहे थे कि आई एस इंटू एस में भी मैं इसको 0.4 वोल्ट के बराबर प्लेस कर दूं। अब यहां से एस निकालने के लिए बच्चे आपको आई एस तो पता होना चाहिए ना। यस सर। अब आपको आई एस तो पता नहीं है, जब आई एस नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे, तो आई एस की वैल्यू निकालेंगे। आई एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई माइनस आई जी, बात वही आ गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप यहां से शंट की वैल्यू निकाल भी लेते तो आपका 5 एम्पियर के लिए कितना शंट यूज करते या 10 एम्पियर के लिए कितना शंट यूज करते, ये कैसे पता लगता। तो हमें अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग वैल्यूज ऑफ एस चाहिए होती हैं, यानी डिफरेंट रेंज ऑफ करंट। ये जो आई है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यस सर। This whole arrangement will behave like an emitter. अकेला गैल्वेनोमीटर एमीटर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर। दिस अरेंजमेंट कलेक्टिवली इज नोन एज एमीटर। तो फिर उस केस में आपको आई की वैल्यू तो चाहिए थी, तो आई की वैल्यू हमने रखी 5, आई जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/50, ठीक है भाई। 20 मिली एम्पियर है, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 20 अपॉन 1000, ओके सर। ठीक है। यस सर। अभी क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ऐसे ही मत कहना, बता देना बेटा। नहीं सर, समझ में आ गया। हाँ, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 250 माइनस 1 249 इंटू 50। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, बचा क्या 20 अपॉन 249 ओम। तो दिस इज द स्मॉल वैल्यू जो कि आपको लगानी पड़ेगी यहां पर इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ 148 इज कवर्ड, क्लियर्ड। यस सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन। अगला क्या है, अगला है 148 का सेकंड पार्ट। कहता है एक्सप्लेन हाउ वुड यू मेक द इंस्ट्रूमेंट फंक्शन एज अ वोल्ट मीटर रीडिंग अप टू 200 वोल्ट्स। अब इस वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 148 का पार्ट ए, ठीक है। नाउ जितना वैलिड था उसको मैं यहीं रख लेता हूं, ये रहा, दिस इज योर पार्ट ए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी को जब आप सॉल्व करोगे तो देखो सब कुछ वही है,
G की वैल्यू आपके पास 20 ohms है, IG आपके पास 20 मिली एम्पियर है, लेकिन अब जो वोल्टेज है, वोल्ट मीटर, वो कितना है? 200 वोल्ट। अब 200 वोल्ट रीड करने के लिए आपको एक वोल्ट मीटर बनाना है। वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं? एक गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दी जाए, शंट रेजिस्टेंस। तो दिस होल अरेंजमेंट कलेक्टिवली विल गिव अस अ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब इसकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमने बात की थी, G+S होती है, इसमें करंट IG जा ही रहा था, तो R को क्या लिख सकते हैं? V/IG माइनस ऑफ G इज इक्वल टू S। आंसर आ गया बेटा। देखो V की वैल्यू कितनी? 200, मैक्सिमम रेंज यही है। IG कितना? 20 मिली एम्पियर। सो दिस इज 20 into 10 to the power -3, तो ऊपर आके 10 to the power +3 हो गया, माइनस ऑफ G की वैल्यू कितनी? 20 ohms इज इक्वल टू S। अब देखो ध्यान से, इस 20 से ये कटा, कितना बच गया? 10। तो ये हो गया 10 to the power 4, 10,000 minus 20, so 9,980 ohms is the shunt resistance, ठीक है। Yes. Yes sir. वोल्ट मीटर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। Yes, sir. Yes. sir. Yes sir हो अच्छा, जाएगा। अब ये बताओ इससे पहले वाले क्वेश्चंस कौन कौन से थे? क्या 134th था? किसी का डाउट? सब मेरा डाउट था। ओके चलो 134th, तो ये तो था 148 का A और ये था 148 का B। तो क्वेश्चन नंबर 148 आई होप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। मेलिसा क्लियर है बेटा? Yes, sir. नंदिनी, Yes, sir. तमन्ना, Yes, sir. समर, Yes sir. अभिमन्यु, Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. माही, Yes. sir. एंजेला, Yes, sir. राघव, Yes, sir. दक्ष, Yes, sir. अन्वेषा। Yes, sir. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 134। ठीक, इसको रब कर दूं? Yes, sir. चलो 134, it is necessary to use a milli emitter with a 20 milliampere scale as an emitter for measuring currents up to 5 ampere। पहली लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ट्वेंटी मिली एम्पियर का एक मिली एमीटर है, ठीक है, उसने कहा कि ये जरूरी है कि हम एक 20 मिली एम्पियर रेंज का मिली एमीटर यूज करें 5 एम्पियर करंट को रीड करने के लिए, ठीक है। तो अब आप Yes. सोचो, बड़ी विचित्र बात है, और वो विचित्र बात क्या है कि इस मिली एम्पियर की मैक्सिमम रेंज 20 मिली एम्पियर, लेकिन आप 5 एम्पियर यूज कर रहे हो, ठीक है, करंट, तो इसके साथ क्या होगा? डैमेज हो जाएगा, ठीक है। Yes. sir. अगर आप इसको 5 एम्पियर करंट दे दोगे तो ये डैमेज हो जाएगा ना भाई। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 20 मिली एम्पियर ही होल्ड कर सकता है ये अपने थ्रू, लेकिन आप इसमें 5 मिली एम्पियर डाल रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक 0.6 या 0.7 वोल्ट की एलईडी को आप 9 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा दो, तो जैसे ही आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हो
विदाउट यूजिंग अ सेफ्टी रेजिस्टर उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इसके साथ भी यही होगा, ठीक है। तो अब इसको बचाया कैसे जाए? इसको बचाने के लिए आपके पास ये एक मिली एमीटर है, आप इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगा दो और अब इसके थ्रू 5 एम्पियर का करंट पास करा दो। अब तो हो जाएगा। यस हो जाएगा ना? शंट कैसा लेना है? लो वैल्यू। अब लो वैल्यू लोगे तो मैक्सिमम करंट यहां से पास कर जाएगा शंट से और आपका IG 20 मिली एम्पियर ही रहेगा। तो आपके मिली एमीटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस योर मिली एमीटर राइट नाउ इज एक्टिंग एज अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यस तो ऐसे वाली स्थिति में इसको क्या मान लें? आप इसको गैल्वेनोमीटर ही मान लें, ठीक है। तो अब आपके पास सीधी सीधी सी बात, IG दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, I दिया हुआ है 5 एम्पियर, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन तो हमने यहां से ड्रॉ कर ली। Calculate the resistance of the shunt if the internal resistance of milliammeter is 8 ohms. तो इसकी रेजिस्टेंस भी दी हुई है G 8 ohms। F निकल जाएगा IG into G upon I minus IG। डन। क्लियर है बेटा? यस तो IG की जगह लगाएंगे Yes, sir. 20, G की जगह लगाएंगे 8। So this will be 20 into 10 to the power minus 3 into 8 upon I कितना 5 minus 20 by 1000। सॉल्व कर लो। So this is again 160 into 10 to the power minus 3 upon 249 into 50। ठीक है बेटा? यस तो आपका आंसर आ जाएगा 1/101। सॉल्व कर लेंगे तो, ठीक है ना? यस ओके नेक्स्ट। तो आई होप कि 134 सबको क्लियर हो गया। यस और आंसर आएगा 0.032। मैंने उससे नीचे वाले का आंसर बोल दिया। 0.032 ohms will be the answer। अच्छा नेक्स्ट 135 आता है सबको? जल्दी Yes, से एक sir. बार क्वेश्चन नंबर 135 देखें। दिस इज 134। आता है 135? नहीं आता? कराऊं? अरे बेटा हाँ या ना, कोई तो बोला करो, कुछ तो बोला करो। सर एक बार बता दो। ठीक है, इसको रब कर दूं? यस Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है a galvanometer has a resistance of 100 ohms. A resistance of 1 ohm is connected across its terminals। एक बात बताओ, ये आपका एक गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है 100 ohms।
उसने कहा कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा दी 1 ओम की। तो ये लो वैल्यू दिख रही है आपको, और कैसे दिख रही है गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में? यस सर। ठीक है, कहता है what part of the total current flows through the galvanometer? अगर टोटल करंट I था तो what part of the total current flows through the galvanometer? ये IG हो गया, ये IS हो गया, यानी मुझे IG निकालना है इन टर्म्स ऑफ I। IG निकालना है इन टर्म्स ऑफ I। निकाल सकते हैं? यस सर। देखो, S is equal to IG into G upon I minus IG। नीचे वाले को मैं IG से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाले को IG से डिवाइड कर दूं, तो वी आर लेफ्ट विद G upon I upon IG minus 1। Yes, sir. तो S into I upon IG minus 1 is equal to G। यस सर। G की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। S की वैल्यू 1, तो बेटा I upon IG minus 1 is equal to 100। तो हो गया I upon IG is equal to 101, है ना? Yes, sir. यस सर। तो आप इसको अगर रिवर्स कर दें तो IG upon I is equal to 1 upon 101। आ गई रेशो? यानी आंसर यस इज सर। IG is equal to 1 upon 101 term 101 times of pi। ठीक है, so this was your question number 135। now the question number 136 is just similar to what we have done in question number 148। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, हो जाएगा। डिस्कस कर लेता हूं वैसे मैं। ये समझ में आ गया 135 सबको? यस सर। सामने से बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट 136। देखें क्वेश्चन नंबर 136। अब क्वेश्चन नंबर 136 कहता है इन द सर्किट शोन, सर्किट में उसने यहाँ एक एमिटर दिया, एमिटर के साथ यहाँ एक रेजिस्टेंस दी, इधर एक बैटरी दी, और ये शॉर्ट कर दिया 3 ohms। डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस and this is 3 volts। कहता है in the circuit shown the current is to be measured। करंट मेजर करना है, यानी एमीटर की वैल्यू बतानी, एमीटर क्या रीड कर रहा होगा वो बताना है हमें। ठीक है, what is the value of current if the emitter shown is a galvanometer with a resistance 60 ohms। अगर ये एमिटर एक गैल्वेनोमीटर है with a resistance 60 ohms। ठीक है, यस सर। तो करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। यस सर। सिंपल है बेटा, इसमें तो अब तो कुछ भी नहीं करना। दोनों सीरीज में हो गए, नेट रेजिस्टेंस कितनी हो गई? सर 63 ओम। 63। करंट निकल जाएगा। यस सर। I is equal to V by R।
Yes, sir. Okay. बस पहला पार्ट हो गया। फर्स्ट I is equals to B by R 3/63। सॉल्व करना कितना आएगा? एक बार फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व करना, क्या आंसर मैच हो रहा है? सर 0.0476 आ रहा है। 0.0476 आ रहा है। यस सर। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन हम इसी के सेकंड पार्ट पे। इज अ गैल्वेनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन but converted to an emitter by a shunt resistance 0.02 ohms। अब दूसरे पार्ट में ये आपके पास एक एमीटर तो है, बट कैसे है कि जो एक गैल्वेनोमीटर है लेकिन इसको एमीटर में कन्वर्ट करा बाय अप्लाइंग द शंट ऑफ 0.02। ठीक है, यस। तो एक बात बताओ, नेट रेजिस्टेंस तो फिर भी कितनी थी? 60 थी ना? यस सर। और इसके शंट में आपने क्या लगा दिया? 0.02 लगा दिया। है ना? यस सर। सर हम इसकी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस 60 ओम मिलेंगे? नहीं बेटा, टोटल की रेजिस्टेंस 60 ओम्स थी। नहीं नहीं नहीं, हाँ गैल्वेनोमीटर की 60 लेंगे, बिल्कुल ठीक है। गैल्वेनोमीटर की 60 लेंगे। ओके सर। तो अब आप यहां से नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेट रेजिस्टेंस आनी चाहिए 1 by r dash is equal to 1 by 60 plus 1 upon 0.02 यानी 100 by 2। ठीक है, यस। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये आएगा आपके पास, नीचे तो हो गया 60 और इसको 60 बनाने के लिए ये हो गया 1 प्लस इसको किससे करेंगे 30 से, तो ये हो गया 3000 1 by r dash। तो r dash will be 60 upon 3001। ठीक है, यस सर। करंट निकल जाएगा यहाँ से। यस सर। Yes, sir. Now the third part is an ideal emitter with zero resistance। अब एक बात बताओ, वापस से वही सर्किट होता, ये एमिटर था, ये आपके पास 3 ओम्स था, ये बैटरी 3 वोल्ट और ये एक आइडियल एमिटर। आइडियल एमिटर होता तो आइडियल एमिटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। तो करंट उस केस में कितना आ जाता? 1 एम्पियर आ जाता सीधा सीधा। यस सर। बेटा 3 ओम प्लस 0 इज 3, तो करंट कैसे निकालते? 3/3 हो जाता, है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो आई होप कि यहां से ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए। Yes, sir. यस। Yes. ठीक है, तो Yes, sir. नेक्स्ट टाइम अच्छा एक और बात बताओ, आज वाला जो असाइनमेंट था, हाउ वाज नहीं टेस्ट था, उसके क्वेश्चंस कैसे थे? तो थोड़ा डिफिकल्ट था बट मैंने ये ओके। बोला था, हाँ मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे हम लोग एक एक स्टेप ऊपर जाते चले जाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो
आपका जो स्कीम ऑफ असेसमेंट आया है, कल भी एक डॉक्यूमेंट सीबीएसई ने रिलीज किया है, आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा अभी जस्ट आफ्टर द क्लास। उसमें उसने साफ साफ लिखा है, जैसे कि फिजिक्स का असेसमेंट होना है या डिफरेंट सब्जेक्ट्स का है, तो उसमें साफ बात है ये कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 1.5 आवर का, इट विल कंटेन ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसमें आपके रीजनिंग भी होगी, उसमें आपकी क्या बोलते हैं असर्शन टाइप्स भी होंगे, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसमें आपके बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे। तो इट विल कंटेन ऑल द थिंग्स। तो उस हिसाब से हमें हर टाइप के क्वेश्चंस को करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आज मैंने आपके सेकंड टेस्ट के मार्क्स सिर्फ एमसीक्यूज वाले रिलीज कर दिए थे, ठीक है। सबने देख लिए अपने अपने मार्क्स? Yes, sir. sir. ठीक है, एंड ट्राई एंड इम्प्रूव ऑन दोज ऑल्सो। और जैसे आप इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस, मैंने आपको बोला था आप इसकी प्रॉब्लम्स पूछेंगे, ऐसे ही बेटा टेस्ट वाले क्वेश्चंस की भी प्रॉब्लम्स बताया करो और उनको पूछा करो, सो दैट कि हम लोग प्रॉब्लम्स अगर दे रहे हैं तो उनको सॉल्व भी तो करें ना। ऐसा ना हो ना कि बस वो प्रॉब्लम्स दी और छुट्टी हो गई, उससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। आज हमने 2 नई चीजें सीखी थी यहाँ पे, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए, एंगल की फॉर्म में दे दिया जाए, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। यस सर। ठीक है, और हर न्यूमेरिकल हमें एक नई चीज सिखा के जाता है, ठीक। जैसे कि अब इससे पहले वाला 135th क्वेश्चन जो था, उसमें हमें IG/I निकालना था, तो लैंग्वेज वाज अ बिट ट्विस्टेड वन, और यही अगर सीबीएसई में आ जाता तो सब कहते अबे यार पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है तो आसान ही ना, कुछ नहीं पूछा। अब कहीं पर हमें एमीटर को गैल्वेनोमीटर मान के चलना पड़ रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि भाई उसकी रेजिस्टेंस, जैसे एक क्वेश्चन में हमने वो मिली एमीटर वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है, कौन सा था, आई थिंक शायद इट वाज 138 नहीं 134th वन, यस 134th वन। तो वहां पर हमने उसको क्या माना था, एमीटर को गैल्वेनोमीटर मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कई सारी चीजें नई नई क्वेश्चंस करते हुए ही सीखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, आप लोग जो पहले मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स का असाइनमेंट दिया था आपको करने को, और उसके आंसर्स भी मैंने शेयर कर दिए थे, एक बार उसके अंदर से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो वो मुझे बताएंगे, नहीं होंगी तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो डेफिनेशन पार्ट ज्यादा है उसके अंदर, वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपकी और जब मैं इसके मार्क्स रिलीज कर दूंगा आपके आज वाले के और उससे पहले वाले के, ठीक है, तब उसकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले वालों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देंगे, लिख के भेज देंगे कि सर ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो हम वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, Thank you, sir. सर Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।